दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो प्रस्तुत है 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित नई श्रृंखला सुपर 30। और उम्मीद है कि आपकी कला विषय की तैयारी को आसान बनाएगी यह श्रृंखला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कला विषय से संबंधित नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र में रस की अवधारणा किस परंपरा से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारतीय। सौंदर्य शास्त्र में रस की अवधारणा भारतीय नाट्यशास्त्र और काव्य शास्त्र परंपरा से गहराई से जुड़ी हुई है। रस का अर्थ है वह भावनात्मक अनुभव या आनंद जो किसी कलाकृति को देखने या सुनने से या श्रोता को प्राप्त होता है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में रस सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया गया है, जहां उन्होंने 8 मुख्य रसों के बारे में बताया है। इनमें है श्रृंगार रस, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत रस। अगला प्रश्न मिलान करने का है, यानी एक तरफ सूची 1 में समीक्षा है और सूची 2 में लक्षण दिया हुआ है। तो इसको ध्यान से देखिए और इसका सही जो कूट है वो है ऑप्शन ए, यानी कि औपचारिक समीक्षा में कला की बनावट, रचना की संरचना और दृश्य तत्वों का मूल्यांकन किया जाता है। और ऐतिहासिक समीक्षा में कला के ऐतिहासिक संदर्भ, उसकी उत्पत्ति और समय विशेष की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिया जाता है। और भावनात्मक समीक्षा कला के प्रति दर्शक की भावनात्मक अनुभूति और उसकी संवेदनाओं पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला आलोचना का स्तर नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गणनात्मक। कला आलोचना विभिन्न स्तरों पर की जाती है जिससे कलाकृति को बहुआयामी दृष्टिकोण से समझा जा सके। उनमें प्रमुख है औपचारिक। यह कलाकृति के दृश्य तत्वों और सिद्धांतों का विश्लेषण करता है, जैसे रेखा, रंग, आकार, संतुलन। ऐतिहासिक, यह कलाकृति को उसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ में देखता है। और इसी प्रकार भावनात्मक, यह कलाकृति के भावनात्मक प्रभाव और दर्शक की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार से गणनात्मक कला आलोचना का कोई स्तर ही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय आधुनिक कलाकार अतुल डोडिया किस माध्यम में कार्य करते हैं? तो यह है ऑप्शन सी, मिक्स्ड मीडिया। भारतीय आधुनिक कलाकार अतुल डोडिया मिक्स मीडिया के माध्यम का उपयोग करते हैं अपनी कलाकृतियों में। वे केवल एक माध्यम जैसे कि तैल चित्रण या इंस्टॉलेशन तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि अपने काम में विभिन्न सामग्रियों और तकनीकों को एक साथ मिलाते हैं। उनकी कलाकृतियों में प्रायः पेंटिंग्स, फोटोग्राफी, स्कल्पचर, एलिमेंट्स, टेक्स्ट और दैनिक वस्तुएं शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है, काव्यात्मक अमूर्तन किस चित्र शैली का लक्षण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अमूर्त कला। काव्यात्मक अमूर्तन अमूर्त कला की एक उपशैली है। अमूर्त कला वह शैली है जहां कलाकार वास्तविकता की हूबहू नकल करने के बजाय रंग, आकार, रेखा और बनावट जैसे तत्वों का उपयोग करके अपनी भावनाओं, विचारों या आध्यात्मिक अनुभवों को व्यक्त करते हैं। काव्यात्मक अमूर्तन विशेष रूप से एक ऐसी शैली है जो भावनाओं, सहजता और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पर बल देती है, प्रायः तरल रूपों, नर्म रंगों और एक संगीतमय प्रवाह के साथ। अगला प्रश्न है कि किस चित्र तकनीक में पारदर्शिता प्रमुख होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जल रंग में। चित्रकला की विभिन्न तकनीकों में जल रंग अपनी पारदर्शिता के लिए
सबसे प्रमुख रूप से जानी जाती है। जल रंगों में रंग द्रव्य को पानी के साथ पतला किया जाता है, जिससे वे हल्के और पारदर्शी लगते हैं। कलाकार प्रायः परतों में रंग लगाते हैं, जिससे नीचे की परतें ऊपर की परत से दिखती हैं, जिससे एक चमकदार और वायुमंडलीय प्रभाव उत्पन्न होता है। यह पारदर्शिता अन्य माध्यमों में जैसे कि टेम्परा या ऑयल पेंटिंग में नहीं पाई जाती, जो सामान्यतः अपारदर्शी या अर्ध अपारदर्शी होते हैं। जल रंग जो है अपनी ताजगी और हल्केपन के लिए कलाकारों के द्वारा पसंद किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कथन कला के परिप्रेक्ष्य पर लागू होते हैं। तो इसमें है, पहला कथन है कि यह 3 आयामी अनुभव देता है। दूसरा, यह रेखाओं और कोणों पर आधारित है। तीसरा है कि यह केवल रंगों पर निर्भर करता है। और चौथा है कि यह गहराई और दूरी को दर्शाता है। तो इसमें से सही कोट का चयन करना है। तो सही कोट है ऑप्शन ए। कला में परिप्रेक्ष्य एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका उपयोग सपाट सतह पर गहराई और स्थान का भ्रम पैदा करने के लिए किया जाता है। तो इसमें पहला है कि यह 3 आयामी अनुभव देता है। परिप्रेक्ष्य चित्रों में वस्तुओं को ऐसा दिखाता है जैसे वे वास्तविक दुनिया की तरह गहराई और मात्रा रखती हों। और दूसरा फिर यह है कि यह रेखाओं और कोणों पर आधारित है। लीनियर पर्सपेक्टिव में समानांतर रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हैं और वस्तुओं के कोणों को समायोजित करती हैं। और इसी प्रकार यह गहराई और दूरी को दर्शाता है। परिप्रेक्ष्य कलाकार को यह दिखाने में मदद करता है कि वस्तुएं दर्शक से कितनी दूर या पास है। अगला प्रश्न है, टेम्परा चित्रण में किस माध्यम का प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंडे की जर्दी। टेम्परा एक प्राचीन चित्रकला तकनीक है, जिसमें रंग द्रव्यों को बांधने के लिए अंडे की जर्दी को एक बाध्यकारी यानी कि बाइंडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अंडे की जर्दी रंगों को सुखाने पर एक मजबूत, टिकाऊ और अपारदर्शी परत प्रदान करती है। यह माध्यम मध्ययुगीन और पुनर्जागरण काल में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, विशेषकर पैनल पेंटिंग्स और पांडुलिपि चित्रण के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य उदाहरण का सही मिलान कीजिए। यानी कि एक तरफ परिप्रेक्ष्य की सूची है, दूसरी तरफ उदाहरण है। तो इसका जो सही कूट होगा वो होगा ऑप्शन ए। 1 पॉइंट परिप्रेक्ष्य में सभी रेखाएं एक ही बिंदु की ओर जाती हैं, जैसे रेलवे लाइन का ट्रैक है का दृश्य आप देखे होंगे। और 2 पॉइंट परिप्रेक्ष्य में 2 वेनिसिंग पॉइंट होते हैं, जैसे कि कोई इमारत का कोना हो तो उसको देखेंगे तो दोनों तरफ की बिल्डिंग दिखती है। और 3 पॉइंट परिप्रेक्ष्य में ऊंचाई, गहराई और चौड़ाई तीनों की अनुभूति होती है, जैसे कि आकाश गंगा जैसे दृश्यों में चारों तरफ देख सकते हैं। वायुमंडलीय परिप्रेक्ष्य में दूरी बढ़ने पर वस्तुएं धुंधली और नीली प्रतीत होती हैं, जैसे कि दूर के पर्वत। अगला प्रश्न है कि परिप्रेक्ष्य तकनीक का प्रयोग किस तत्व से जुड़ा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गहराई से। परिप्रेक्ष्य कला में एक मौलिक तकनीक है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य एक 2 आयामी सतह पर गहराई और स्थान का भ्रम पैदा करना है। यह कलाकारों को वस्तुओं को 3 आयामी और यथार्थवादी तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है, जिससे दर्शक को यह महसूस होता है कि चित्र में विभिन्न दूरियों पर वस्तुएं मौजूद हैं। रेखा, रंग और बनावट जैसे तत्व महत्वपूर्ण है, लेकिन वे परिप्रेक्ष्य के माध्यम से ही गहराई के प्रभाव को सशक्त बनाते हैं। इसीलिए परिप्रेक्ष्य सीधे तौर पर चित्रकला में गहराई और दूरी के चित्रण से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि आर्टिस्ट इनोवेशन का तात्पर्य होता है। तो वो है ऑप्शन सी, कल्पनाशील रचना।
आर्टिस्ट इनोवेशन का सीधा संबंध कल्पनाशील रचना से है। इसका तात्पर्य यह है कि कलाकार अपनी रचनात्मकता और मौलिकता का उपयोग करके कुछ नया और अनूठा बनाता है। इसमें पारंपरिक शैलियाँ या तकनीकों से हटकर नए विचारों, दृष्टिकोणों और माध्यमों को अपनाया जाता है। कलाकार नवाचार का उद्देश्य केवल मौजूदा कृतियों की नकल करना या यथार्थ को हूबहू चित्रित करना नहीं होता, बल्कि यह कला की सीमाओं को आगे बढ़ाने, दर्शकों के लिए एक नया अनुभव प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न है, आलोचना में सौंदर्य विवेचना किस पर केंद्रित होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सौंदर्य और प्रभाव पर। आलोचना में सौंदर्य विवेचना मुख्य रूप से किसी कलाकृति के सौंदर्य और उसके प्रभाव पर केंद्रित होती है। यह केवल चित्र की तकनीकी बारीकियों या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण नहीं करती, बल्कि इस बात पर ध्यान देती है कि कलाकृति देखने वाले को भावनात्मक और सौंदर्यात्मक रूप से कैसे प्रभावित करती है। इसमें कलाकृति के दृश्य तत्वों जैसे कि रंग, रेखा, आकार, संतुलन और रचना के माध्यम से उत्पन्न होने वाली समग्र सुंदरता, भावना और अर्थ का मूल्यांकन किया जाता है। सौंदर्य विवेचना यह समझने का प्रयास करती है कि कलाकार ने किन तकनीकों से कलाकृति को आकर्षक, प्रभावशाली या विचारोत्तेजक बनाया है। अगला प्रश्न मिलान करने का है। एक तरफ कला समीक्षा है, दूसरी तरफ उसका उद्देश्य दिया हुआ है। तो इसको ध्यान से देखिए और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। विवरणात्मक समीक्षा में कलाकृति के दृश्य स्वरूप की विस्तृत व्याख्या दी जाती है, जिससे दर्शक उसकी रचना को समझ सके। औपचारिक समीक्षा में रेखा, रंग, आकार जैसे तत्वों की तकनीकी दृष्टि से समीक्षा करते हैं। ऐतिहासिक समीक्षा में कलाकृति को उसके समय और सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भ में विश्लेषित किया जाता है। आलोचनात्मक समीक्षा कलाकृति का समग्र मूल्यांकन करती है, जिसमें उसकी गुणवत्ता, प्रभाव और कलात्मक स्तर को परखा जाता है। अगला प्रश्न है, वैल्यू शब्द किससे संबंधित है? तो यह है ऑप्शन ए, रंग की गहराई और उज्ज्वलता से। कला में वैल्यू शब्द प्रत्यक्ष रूप से रंग की गहराई और उज्ज्वलता से संबंधित है। यह किसी भी रंग के हल्केपन या गहरेपन को संदर्भित करता है, चाहे वह काला, सफ़ेद या उनके बीच का कोई भी ग्रे शेड ही हो या फिर किसी विशेष रंग का हल्का या गहरा टोन हो। कोई भी चित्रकार वैल्यू का उपयोग करके वस्तुओं में त्रिआयामिता या गहराई और छाया प्रकाश का प्रभाव पैदा करते हैं। अगला प्रश्न है, वन पॉइंट परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किस उद्देश्य से होता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूरी और गहराई दिखाने के लिए। यह एक ऐसी तकनीकी विधि है जिसमें सभी समानांतर रेखाएं चित्र के एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, जो दर्शकों के ठीक सामने होता है। इस तकनीक से सपाट सतह पर भी वस्तुओं और स्थानों को यथार्थवादी रूप में या पास दिखाने का भ्रम पैदा होता है। अगला प्रश्न कथन और कारण पर है। कथन है, राजस्थानी चित्रों में धार्मिक विषय वस्तु मिलती है और इसका कारण है कि राजाओं के दरबार में धार्मिक चित्रण निषिद्ध था। तो इसका जो उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि ए सही है और आर गलत है। ऐसा नहीं है कि राजाओं के दरबार में धार्मिक चित्रण निषिद्ध था। राजस्थानी चित्रकला में धार्मिक विषय वस्तु प्रमुख रूप से दिखाई देती है, जैसे कि रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, रागमाला, कृष्ण लीला से संबंधित चित्रण देखने को मिलता है। यह चित्रकला शैली भक्ति आंदोलन से भी प्रभावित रही है, जिसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं और राम लीला का व्यापक चित्रण किया गया है। दरबारों में धार्मिक चित्रण प्रतिबंधित नहीं था, बल्कि उसे उसका संरक्षण प्राप्त था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी चित्र शैली मुख्यतः ताड़पत्रों पर चित्रित की जाती थी?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैन चित्रकला। जैन चित्रकला वह प्रमुख शैली है जो मुख्यतः ताड़पत्रों पर चित्रित की जाती थी। प्राचीन और मध्ययुगीन भारत में विशेषकर 11वीं से 16वीं शताब्दी तक जैन धर्म से संबंधित पांडुलिपियां और धार्मिक ग्रंथ ताड़पत्रों पर लिखे और चित्रित किए जाते थे। ये चित्र जैन तीर्थंकरों के जीवन, जैन कथाओं और दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित होते थे। ताड़पत्रों के अतिरिक्त बाद में कागज का उपयोग भी शुरू हुआ, लेकिन शुरुआती और महत्वपूर्ण जैन चित्रकला का एक बड़ा हिस्सा ताड़पत्रों पर ही मिलता है, जो इस शैली की एक विशिष्ट पहचान है। अगला प्रश्न है कि किस शैली में कृष्ण लीला पर सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली में कृष्ण लीला पर सर्वाधिक चित्रण किया गया है। यह पहाड़ी चित्रकला की एक प्रमुख उपशैली है जो 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में विकसित हुई। कांगड़ा शैली अपनी कोमलता, रंगों की बारीकी और भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती है। इस शैली के कलाकारों ने भगवत पुराण, गीत गोविंद आदि में भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम से संबंधित लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो ये 4 युग्म हैं, इसमें से कौन असंगत है? तो वो है ऑप्शन बी, ड्राई ब्रश गीला प्रभाव करता है, तो ये असंगत है। ड्राई ब्रश तकनीक में ब्रश पर बहुत कम या सूखा रंग लेकर चित्र बनाया जाता है, जिससे खुरदुरा या टूटा हुआ प्रभाव आता है, न कि गीला। एम्पेस्टो में मोटी रंग परतें होती हैं, वॉश जल रंग से संबंधित है और कोलाज में विभिन्न माध्यमों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला का तकनीकी तत्व नहीं है? तो वो है ऑप्शन बी, विषय वस्तु। विषय वस्तु वह कहानी, विचार या भावना है जिसे चित्रकार व्यक्त करना चाहता है। गहराई, टेक्सचर और स्पेस सभी तकनीकी तत्व हैं जो चित्र में त्रिआयामिता और दृश्य प्रभाव पैदा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न मिलान करने का है। इसमें एक सूची में माध्यम है और दूसरे में विशेषता दी हुई है। तो ये 4 तरह के जो चित्रकला के माध्यम है, जल रंग, एक्रेलिक, चारकोल, तैल चित्र, तो इसकी जो विशेषता है उसका मिलान करना है। तो वो जो सही कूट है इसका वो है ऑप्शन ए, यानी कि जल रंग की मुख्य विशेषता उसकी पारदर्शिता होती है, जिससे चित्र में गहराई और हल्कापन नजर आता है। और एक्रेलिक रंग बहुत तेजी से सूखते हैं और इसलिए आधुनिक चित्रकारों में लोकप्रिय भी है। चारकोल माध्यम में शुष्क प्रभाव होता है, जिससे कोमल छायाएं, रेखाएं बनती हैं। और तैल चित्र की विशेषता यह है कि इसमें रंगों के सूखने की गति धीमी होती है, जिससे लंबे समय तक मिश्रण और परिष्करण संभव होता है। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की चित्रकला किस प्रकार की तकनीक से बनाई गई है? तो इसका सही उत्तर है भित्ति चित्रण शैली, यानी कि फ्रेस्को शैली से। अजंता की चित्रकला भित्ति चित्र शैली में बनी है, जिसमें रंगों को ताजे गीले प्लास्टर पर लगाया जाता है, जिससे रंग सतह के साथ स्थायी रूप से मिल जाएं। यह शैली दीवारों पर दीर्घकालीन चित्र बनाए रखने की एक प्राचीन तकनीक है। अजंता के कलाकारों ने प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए गीली दीवारों पर अत्यंत सूक्ष्म और कलात्मक चित्र बनाए हैं। यह तकनीक चित्रों की दीर्घायु और गहराई को सुनिश्चित करती है। अजंता के भित्ति चित्रों में भावनात्मक अभिव्यक्ति, यथार्थवाद और रंग संयोजन अत्यंत प्रभावशाली है। अगला प्रश्न है कि वर्ली चित्रकला में प्रमुख रूप से कौन से रंगों का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल सफेद रंग का। वर्ली चित्रकला में केवल सफेद रंग का प्रयोग किया जाता है, जो चावल के पेस्ट और पानी को मिलाकर तैयार किया जाता है।
यह सफ़ेद रंग गेरू या गोबर से पोती गई लाल भूरी दीवारों पर किया जाता है, जिससे रंग की स्पष्टता और दृश्य प्रभाव उभर कर आता है। चित्रों में रंगों की बहुलता न होकर रेखाओं और रूपों की सादगी होती है। यह शैली प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक माध्यमों पर आधारित होती है, जो इसे पर्यावरण अनुकूल और स्थानीय जीवन शैली से जुड़ा हुआ बनाती है। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र किस स्थान पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन सी, अजंता में। बोधिसत्व पद्मपाणि का यह प्रसिद्ध चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में स्थित है। यह भारतीय चित्रकला के सबसे प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक माना जाता है। यह चित्र बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को दर्शाता है, जो अपने एक हाथ में कमल का फूल धारण किए हुए हैं और उनके चेहरे पर करुणा और शांति का भाव है। यह चित्र की सुंदरता, रंगों का उत्कृष्ट उपयोग, रेखाओं की तरलता और भावनात्मक गहराई इसे विश्व कला इतिहास में एक मील का पत्थर साबित करती है। अगला प्रश्न जो है वो मिलान करने का है। सूची 1 में चित्र शैली है और सूची 2 में क्षेत्र दिया हुआ है। तो ये जो कला है वो किस क्षेत्र की है? तो इसको ध्यान से देखिए और फिर इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। पटचित्र ओडिशा की पारंपरिक चित्रकला शैली है, जिसमें भगवान जगन्नाथ से जुड़े विषय चित्रित होते हैं। पिछवाई चित्र राजस्थान के नाथ द्वार क्षेत्र में विकसित हुई है, जो नाथ जी के जीवन से संबंधित दृश्यों को दर्शाती है। मधुबनी चित्रकला बिहार की प्रसिद्ध लोक कला है, जिसमें प्राकृतिक और धार्मिक कथाएं चित्रित होती हैं। और इस प्रकार वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र के आदिवासी समुदाय के द्वारा दीवार पर बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा माध्यम अपारदर्शी होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक्रेलिक। एक्रेलिक रंग अपनी अपारदर्शी प्रकृति के लिए जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे नीचे की सतह को पूरी तरह से ढक देते हैं, जबकि जल रंग सामान्यतः पारदर्शी होते हैं। पेस्टल एक सूखा माध्यम है, जो अपारदर्शी या अर्धपारदर्शी भी हो सकता है, और कोलाज एक तकनीक है, माध्यम नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा चित्रकला का तत्व नहीं है? तो यह है ऑप्शन बी, ध्वनि। ध्वनि चित्रकला का तत्व नहीं है। चित्रकला एक दृश्य कला है और इसके प्राथमिक तत्व यह है कि जो देखने योग्य होते हैं। चित्रकला में मुख्य जो तत्व हैं उनमें आकार, रंग, रूप, रेखा, बनावट और स्थान शामिल होता है, जो एक चित्र को बनाने और उसकी संरचना को परिभाषित करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, बिंदु से किस तत्व की उत्पत्ति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेखा। चित्रकला में बिंदु को रेखा की उत्पत्ति का आधार माना जाता है। जब कई बिंदु एक क्रम में या एक के बाद एक जुड़ते हैं तो वे एक रेखा बनाते हैं। रेखा चित्रकला और डिजाइन का सबसे मौलिक तत्व है, जिसका उपयोग आकार बनाने, सीमाओं को परिभाषित करने और गति या दिशा का सुझाव देने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न भी मिलान करने का है कि इसमें से सही मिलान कौन सा है? तो इसका सही मिलान है ऑप्शन सी। चित्रकला में तत्वों में प्रत्येक का विशिष्ट प्रभाव होता है। रेखा चित्र की गति, दिशा और रूपरेखा निर्धारित करती है। रंग अनुभूति और मनोदशा और ऊर्जा को उत्पन्न करता है तथा दृश्य को जीवंत बनाता है। रूप किसी वस्तु की गहराई, त्रिविमीयता और आयाम दिलाता है, जिससे यह यथार्थ के निकट प्रतीत होता है। और टेक्सचर जो है चित्र की सतह को अनुभव करने योग्य बनाता है, जिससे दर्शक को चित्र के भौतिक गुणों का आभास होता है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का, एनकास्टिंग पेंटिंग में कौन सा तत्व उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोम यानी वैक्स का। एनकास्टिंग पेंटिंग एक प्राचीन चित्रकला तकनीक है, जिसमें मोम को रंगों के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है। इस विधि में पिघले हुए मोम में रंग द्रव्यों
को मिलाया जाता है। फिर इस रंगीन मोम को गर्म सतह पर लगाया जाता है। मोम के सूखने पर यह एक टिकाऊ और चमकदार सतह बन जाती है। एनकास्टिंग पेंटिंग अपनी बनावट, चमक और रंगों की गहराई के लिए जानी जाती है। तो ये थे कुल 30 प्रश्न। उम्मीद है आपने इनको अच्छे से सुना होगा और पढ़ा होगा। आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।